जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी एएलपीएन टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए साइंस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो देखिए, जो इसमें है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में गलत कथन को चुने। तो भाई साहब देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी से संबंधित ये सभी तीनों कथन सही हैं, एकदम सही। जो कि यही एक गलत है, लिफ्ट में यदि त्वरण के से किसी भी त्वरण से जा रही है तो उसमें पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, यही गलत है। कम नहीं, अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि यदि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो देखिए हम आपको बता दें, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 100 kg है तो बुध पर आपका वजन कितना होगा, 38 kg। क्योंकि पृथ्वी के वजन का बुध ग्रह पर वजन जो होता है 38% होता है। तो 38% जो होगा, तो 38 का 38%, 38% जो होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो देखिए, ऐसे कोई भी 100 से पूरा पूरा कट नहीं रहा तो दोनों का गुणा कर लेंगे। 38 का गुणा जब करेंगे तो आएगा, कितना आएगा, 144। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो दो के बीच पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 14.44, जो कि ऑप्शन में है नहीं, 14.3, जो कि यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जो एसआई मात्रक इसका होता है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों से एक सही है। तो भाई साहब देखिए, केपलर ने नियम दिए थे कक्षा कक्षा की, जो है किसी ग्रह की, जो है ग्रह की कक्षीय गति से संबंधित, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 भाई साहब कहता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है भाई साहब क्या होता है। इसमें होता तो गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन सीधे सीधे नाक देकर घुमा कर दिया है। घुमा कर दिया है तो भाई साहब घुमा कर ही आंसर देना होगा। इसमें देख लीजिए यह भी गलत है, जो कि यह सही है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का डिफिनेशन से यहाँ पर दिया उनके द्रव के गुणनफल के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो कि एकदम सही है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 भाई साहब कहता है कि उल्लेखित विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं जा सकता। भाई साहब तो देखिए, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा समझाया जा सकता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ग्रहों के चारों ओर और सूर्य की गति, यह भी गुरुत्वाकर्षण समझा सकता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी गुरुत्वाकर्षण समझा सकता है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यह कभी भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं समझा सकता। भाई साहब कौन नहीं समझा सकता ये कताब भी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं समझा सकता। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 7 क्या कहता है। प्रश्न नंबर भाई साहब 7 कहता है, तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया प्रश्न, निम्न में से एक कमजोर बल है। भाई साहब कमजोर बल जो हो, कभी भी किसी भी बात हो, दुनिया का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण है। यह भले ही
इसकी रेंज बड़ी हो। रेंज मतलब कि जैसे कि इसका क्षेत्रफल एरिया बहुत दूर तक कवर करता है, लेकिन इसे आप तभी महसूस कर सकते हैं जब ये महसूस तभी कर सकते हैं कि जब यह बड़ी चीज में लगता है, कि अत्यधिक कठोर चीज में जैसे ग्रहों की गति और ग्रह प्लेनेट में जब लगता है तभी आप महसूस करते हैं, वरना ये अत्यधिक कमजोर बल माना जाता है। इससे मजबूत बल तो लघु रेंज बल यानी कि शॉर्ट रेंज बल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो कैपिटल जी का मान होता है 6.6734 गुणे 10⁻⁻11, जो कि ऑप्शन डी में है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 जो भाई साहब कहता है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर गुरुत्वाकर्षण बल डेज पर निर्भर नहीं करता। भाई साहब गुरुत्वाकर्षण बल जो है किन पर निर्भर नहीं करता है? तो भाई देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने के लिए उनके किसी भी बीच की दूरी चाहिए, और गुणनफल उनके द्रव्यमानों का चाहिए, और गुरुत्वीय स्थिरांक भी चाहिए। केवल उनके जो द्रव्यमानों का योग नहीं चाहिए। तो यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 क्या भाई साहब कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है भाई साहब कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दो गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, एक बात हम समझा रहे, यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान और दोनों वस्तुओं की दूरी को यदि घटाएंगे तो बल बढ़ेगा, और बल को दूरी को बढ़ाएंगे तो बल कम होगा। तो यहाँ पर भाई साहब दूरी को दो गुना कर दिया गया है, और कम कितना होगा? यानी करेंगे इसको दो गुना तो इसका स्क्वायर कम होगा, यानी कि 4 गुना। यदि इसका स्क्वायर दो गुना बढ़ाएंगे तो इसका स्क्वायर कम होगा, यानी तीन घटाएंगे तो इसका स्क्वायर 9 गुना कम होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को 2 गुना कर देंगे, यानी 2 गुना बढ़ा देंगे, तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह 4 गुना कम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर भाई साहब 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है भाई साहब कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर वस्तुओं के बीच पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? यदि एक वस्तु का द्रव्यमान जितने गुना बढ़ाएंगे बल उतने ही गुना हो जाता है। यहाँ पर एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना किया गया तो बल भी दोगुना हो जाएगा। दोनों को बढ़ाएंगे तो दोनों का स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी 2 गुना इसका 2 गुना उसका इंटू में हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 12 भाई साहब क्या है आप सभी के सामने? प्रश्न नंबर 12 है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा? भाई साहब यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना बढ़ा देंगे तो उनके जो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, वह जो है बल का मान कम हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। 9 गुना बल कम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर भैया अगला यानी कि 13वां क्या है? प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 13 आप सभी के सामने है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? भाई साहब इसका कारण केवल एक ही है कि उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है भाई साहब? प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो आ सकते हैं? तो देखिए भाई साहब, कैपिटल जी का मान जो है चंद्रमा पर और पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एक कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। नियतांक का मान सदैव नियत रहता है, यानी कि स्थिरांक है। स्थिरांक स्थिर है, जो मान स्थिर रहता है या फिर जो मान नियत रहता है, तो यह एकदम सही है। हमको सही नहीं बताना, हमको गलत बताना है। 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg वाले द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68, यह भी सही है। तो सी वाला देखिए, सी वाला जो है दोनों वस्तुओं के मध्य के वर्ग की दूरी की, तो बल भाई साहब यही होता है।
बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण दोनों वस्तुओं के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो दूरी होता है उसमें नीचे की ओर होता है, एकदम सही है सूत्र में। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब, यानी कि जो कि डी गलत है, तो ऑप्शन सी इसके लिए दिया रखा है अलग से ऑप्शन का ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जो डी वाला वो कथन है वो एकदम गलत दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर भाई साहब 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर भाई साहब जो है वो 15 क्या कहता है? प्रश्न जो 15 कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसा कि ग्रहों में नहीं होता है। वह प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। इसके प्रत्येक और हर वस्तु, हर एक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो गुरुत्वाकर्षण बल है प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर भाई साहब जो 16 क्या है कहता है प्रश्न नंबर 16, किसी भी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भाई साहब भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17वां क्या कहता है? प्रश्न नंबर 17 कहता है भाई साहब, प्रश्न नंबर 17 कहता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? भाई साहब गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी कि सीधा सीधा ऊंचाई पर निर्भर करता है, उनके अंतर पर, जो कि ऑप्शन ए में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 बार आरआरबी ग्रुप डी, सॉरी 2 बार ग्रुप डी और 1 बार एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछा गया है 2018 में। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का खोज किसने किया? तो इसका जो कैपिटल जी की खोज है वो हेनरी कैवेंडिश ने की। कौन? हेनरी कैवेंडिश, जो कि ऑप्शन सी में बैठे हुए हैं भाई साहब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 भाई साहब कहता है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम भाई साहब जो है नियम पर लागू होता है। क्या लागू होता है? सूर्य और ग्रहों के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा, या वस्तुओं के किसी भी युग्म पर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है भाई साहब। ये दो एकदम सही बात है। किसी भी वस्तु के दो युग्म पर दो वस्तु होना चाहिए, यानी कि एक जोड़ा युग्म, तो लागू हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 क्या कहता है? प्रश्न जो 20 भाई साहब कहता है, एफ बराबर जी एम बाई डी में सूत्र को, जी को क्या कहते हैं भाई साहब? जी को कहते हैं सार्वभौमिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या फिर नियतांक। तो भाई साहब ये कौन नहीं जानता क्या किसे कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आएगा। प्रश्न नंबर 21 आगे आप सभी के सामने। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 कहता है कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के इन घात से प्रतिलोमतः बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रहों की कालावधि के समानुपाती होगी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा भाई साहब? इस प्रश्न का सही जवाब है जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आर है n+1/2। आर जो है n+1/2 जो है ये कालावधि के आर की घात n+1/2 के समानुपाती हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न 22 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 22 कहता है भाई साहब कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? कौन सा कथन या कौन से कथन जो है गलत है? देखिए पहला कथन क्या कहता है? पहला कथन कहता है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी मान के बराबर। अभी यही कथन आया था तो एकदम सही था, एकदम सही। जी जो है वह नियतांक यानी सार्वत्रिक नियतांक या स्थिरांक है, तो इसका मान नियत रहता है, कभी नहीं बदलता, तो सही है। एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी दो वस्तुओं के बीच, यह भी सही है, अभी एकदम सेम आया था। सी
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला मान्य है? प्रयोगशाला में ही मान्य है? नहीं भाई साहब, ये गलत है। प्रयोगशाला में नहीं मान, सब कहीं मान्य है। अब डी भी देख लेते हैं। दो बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एकदम सही बात है। तो सी जो है एकदम गलत है। तो सी जो दे रखा है वह ऑप्शन सी में ही दे रखा है। सी जो है ऑप्शन सी में ही दे रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 यानी 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 कहता है यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई साहब, गुरुत्वाकर्षण बल सदैव कम हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि दूरी या उनका वजन बढ़ेगा तो ये बल जो है ये कम हो जाएगा। दूरी अगर जैसे कम होगा तो बल बढ़ेगा, यानी एक दूसरे का जो है वो व्युत्क्रमानुपाती एक के बढ़ने से एक घटता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरी के घटने से बल कम हो जाता है, बढ़ जाता है। दूरी के बढ़ने से बल घट जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 भाई साहब कहता है, ये क्या हो गया? प्रश्न नंबर 24 जो कहता है, 24 नंबर प्रश्न कहता है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? तो भाई साहब, मैं आपको पहले ही बता चुका, यदि कोई बात दोनों वस्तुओं के साथ की जा रही तो उनके स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर बल जो है ये, यहाँ पर जो मान लीजिए उनका m था, भार को सीधा वेट लिखते हैं, दोनों का वेट जो था उसका हम लोग आधा कर दिए हैं। तो इसका स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर पहले जब W था तो फोर्स आ रहा था F, जब 1/2 कर दिया तो फोर्स उसका आएगा F/4, क्योंकि दो का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 भाई साहब क्या कहता है? प्रश्न नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के नियम सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? भाई साहब, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है या तो भाई गुरुत्वाकर्षण से ही संबंधित है। और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, यह भी गुरुत्वाकर्षण से। चंद्रमा के चारों ओर सूर्य के कारण ज्वार। भाई साहब, चंद्रमा के चारों ओर सूर्य के कारण ज्वार तो सही है, लेकिन चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति नहीं है, ये गलत है। ये भाई साहब जो है गलत है, ये संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला प्रश्न 26 नंबर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 26 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी की सतह से एम के किलोग्राम के एक उपग्रह को दो 2r की ऊंचाई से एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? यह भाई सीधा सूत्र से पता करना होता है इसे, जो कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। तो देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।